Students, now we talk about selective reabsorption. आपने देखा किडनी में स्ट्रक्चर नेफ्रॉन उसके अंदर किस पोजीशन पे रहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस में किस प्रकार से वो पार्टिसिपेट करते हैं, वैसा रेक्टा क्या है। अब आपको इसमें देखना है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स जो भी पास आउट होगा वो सिलेक्टिव होगा, चयनात्मक होगा। दैट मीन्स सभी पदार्थ जो भी अननेसेसरी हैं वो तो इस नेफ्रॉन के थ्रू पास आउट होकर के कलेक्टिंग डक्ट में से होता हुआ यूरिनरी ब्लडर में चले जाएंगे, लेकिन जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं वो इसमें से हमारे बॉडी में वापस आ जाएगा। दैट मीन्स सपोज करो इन जनरल कि ये एक कोई ट्यूब है और इस ट्यूब में बहुत सारे आयनिक फॉर्म्स हैं और इस आयनिक फॉर्म्स में इस ट्यूब में से यूरिया पास आउट हो रहा है, यानी यूरिया तो इसमें है ही, यूरिया के साथ साथ इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सोडियम, पोटेशियम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आल्सो प्रेजेंट। और उन सभी केमिकल्स में से जो यूजफुल होगा उसे हमारे बॉडी के अंदर आना पड़ेगा, रिटर्न यानी नेफ्रॉन में से गुजरते हुए पास आउट होते हुए उसे हमारे बॉडी के अंदर आना चाहिए, तभी हमारा बॉडी फिट एंड फाइन रहेगा। क्योंकि आप जो फूड लोगे वो फूड मैस्टिकेट होगा, उसका डाइजेशन होगा, फिर उसके एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका एसिमिलेशन होगा, फिर वो केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वो ब्लड बनेगा और जब वो ब्लड इस एफरेंट आर्टरियल के थ्रू इसमें एंटर करेगा तो इस समय बोमेन कैप्सूल्स में से एंटर होते समय उस ब्लड में वो सभी टाइप के नेसेसरी प्रोडक्ट भी इसके अंदर मौजूद हैं जो यहाँ आ गए। यानी स्टूडेंट जो बात मैंने इस ट्यूब के लिए कहा था वो बात अब आप रियल आपके नेफ्रॉन के लिए समझें। दैट मीन्स इट नॉट द यूरिन, जो केमिकल इसमें आ चुका है वो यूरिन नहीं है, उसे यूरिन में कन्वर्शन होना होगा एंड उसके भी कई प्रोसेस हैं, लेकिन यहाँ जो आ चुके हैं केमिकल्स इस फिल्ट्रेशन फॉर्म में प्रेशर के इफेक्ट के कारण वो यहाँ आने के बाद इसमें जब पास आउट होंगे तो इस समय पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिबुल डिसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब जो कि हैंडलेस लूप का पार्ट है, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटिबुल, कलेक्टिंग डक्ट, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे और आपके लिए नेसेसरी प्रोडक्ट को शरीर में वापस लाएंगे। आप जानते हो कि फ्रंट आर्टरियोल इसके ऊपर घूमते हुए हमारे बॉडी में पेरीट्यूबुलर फ्लो को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर वैसा रेक्टा क्रिएट होता है। दैट मीन्स जो भी होता है अब आपको उस टाइप ऑफ नेफ्रॉन में नहीं जाना है, इन जनरल जाना है कि इन जनरल एक नेफ्रॉन में किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होगा, वो भी सिलेक्टिव होगा। यानी जो केमिकल इसमें पास आउट हो रहे हैं बच्चों ध्यान देना, इस केमिकल में डिफरेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव केमिकल हमारे बॉडी में आना चाहिए, जिसको हमने इतने बॉडी में ब्रेकडाउन के बाद इसको बनाया था वो भी इसमें मौजूद है और यूरिया भी इसमें मौजूद है। यूरिया को तो इसमें से पास आउट होते हुए इस ट्यूब में जाना है और बाद में यूरिनरी ब्लडर से होता हुआ तरह से होते हुए बॉडी से बाहर निकलना है, लेकिन यहाँ से जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वो केमिकल को आना पड़ेगा। तो ध्यान दें हमारे पास कुछ हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस पाए जाते हैं, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, और जो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होते हैं इसमें मुख्य रूप से ग्लूकोज, एमिनो एसिड एटसेट्रा, इन सबको हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही काम का है। High threshold substance means those substances more necessary to the maintain physiological functions and activate different type of physiological activities, and without this type of substances physiological activities have to disturb and the maintenance form they have to need in our body। अब देखो इसमें से जब स्ट्रक्चर मैं बता रहा था तो आप जानते हो कि यहाँ पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, इसमें बहुत अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं,
बाकी सारे स्ट्रक्चर्स भी आपने देखे हैं। तो इस जगह से जब किसी भी प्रोडक्ट को बाहर आना होगा तो ये रीजन जो होते हैं ये आइसोटोनिक होते हैं, ये रीजन डीसीटी का ये भी आइसोटोनिक होते हैं, लेकिन ये जो रीजन है हेनलेस लूप का ये हाइपरटोनिक होते हैं। यानी एक बात याद रखिए, जो पीसीटी का रीजन है वो आइसोटोनिक रूप में है और जो डीसीटी का रीजन है वो भी आइसोटोनिक रूप में है। लेकिन हेनलेस लूप का, क्योंकि यू टाइप के ट्यूब को हेनलेस लूप कहते हैं और हेनलेस लूप का जो रीजन है वो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक। अब इसमें रीजन अलग अलग, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सभी अलग अलग फॉर्म में होते हैं और इन सभी के स्ट्रक्चरल पार्ट को आप जानते हो। अब ध्यान दें कि अगर यहाँ से किसी चीज़ को आना होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि उसमें एनर्जी की नीड होगी और उसके बाद वो बाय फोर्स विद एनर्जी यूज्ड वो हमारे उस सेलुलर मेम्ब्रेन को पास करेगा। तो यहाँ जो भी पास आउट होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा। हायर थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड एमिनो एसिड, इनको अगर ट्रांसपोर्ट होना होगा तो इनको ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भाग लेना होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पूरा कराने में इस रीजन में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया और ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइड लैप्टिलियम एक्सेट्रा हेल्प करेंगे। अब ध्यान दो बच्चों, सपोज इसमें ग्लूकोज है, सपोज इसमें ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज इसमें से पास आउट होकर निकल रहे हैं और ये मान लो यूरिन में पहुंच जाए और यूरिन के पार्ट में होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट से यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर से बाहर निकल गया। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ गया तो डिजीज, उसका नाम क्या, ग्लूकोज डिजीज, और इसका मेडिकल नाम क्या, मेडिकल नाम डायबिटीज मेलिटस। एंड डायबिटीज मेलिटस इज डेंजरस। एक बार हो गया तो जीवन भर इसका कोई इलाज नहीं, फिर मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है। लेकिन उस ग्लूकोज को हमारे बॉडी सेल के लिए नीड है, हमारे बॉडी सेल को चाहिए, तो ये ग्लूकोज यहाँ से बॉडी सेल में आ गया और इसमें 99 to 100% ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल में एंटर हो गए। बाहर की तरफ एरो मतलब यहाँ से बॉडी सेल में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो आर्टरी वेन जो भी हैं ये यहाँ से घूमेंगे, ये वेन है और ये घूमेंगे, तो इसमें जब घूमेंगे तो इसमें ये बॉडी में आ जाएगा। अगर नहीं भी हैं तो भी बॉडी सेल जो इसके कंटेक्ट में होगा वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा। ग्लूकोज, इसके बाद इसमें एमिनो एसिड अगर है तो एमिनो एसिड, ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर री एंटर करेंगे। बॉडी से ही तो गया था इसके अंदर और फिर ये बॉडी में री एंटर कर गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर इसमें वाटर है, वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे वाटर के कई मॉलिक्यूल्स यहाँ से बॉडी में आएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल जब आएंगे तो ये सिंपल होगा और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा होगा, ऑस्मोसिस द्वारा ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे। ये पूरा पेरीफेरी ट्यूब होती है, इस ट्यूब में कहीं से भी ये आ सकते हैं, दैट मीन्स ये इस साइड ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मान लो इसमें सोडियम है तो सोडियम, मान लो इसमें पोटेशियम है तो पोटेशियम, 70% नियर अबाउट सोडियम एंड 75% नियर अबाउट पोटेशियम, ये दोनों भी हमारे बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। इसके बाद इसमें सपोज फ्रक्टोज है, किसी ने फल खाया हो और फ्रक्टोज यहाँ तक पहुँच गया हो तो फ्रक्टोज भी हमारे बॉडी में आ जाएंगे। इसके अलावा मान लो हमारे बॉडी ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिए हों फूड के थ्रू जो सपोज इसके पास से गुजरना चाहिए, जैसे आपने कोई ड्रग्स लिया है तो ड्रग्स के केमिकल रिटर्न आपके बॉडी से इसके अंदर चले जाएंगे। यानी किसी भी तरह का जो ड्रग्स है वो अगर आपने लिया हो, जैसे विटामिन ड्रग्स है, आपने अपने मल्टीविटामिन ड्रग लिया तो वो ड्रग्स आपके ब्लड कैपिलरी से होता हुआ इसके अंदर रिटर्न जा रहा है, यानी ये रिटर्न लेगा। आपने सपोज एक तरह का केमिकल होता है हिप्पोरिक एसिड, तो सपोज हिप्पोरिक एसिड आपके बॉडी में ज़्यादा हो गया तो हिप्पोरिक एसिड आपके बॉडी से उसके अंदर चला जाएगा, हिप्पोरिक एसिड इसके अंदर चला जाएगा। सपोज आपने अमोनिया आपके बॉडी में ज़्यादा हो गया तो अमोनिया आपके बॉडी से इसके अंदर चला जाएगा। तो जो मैं इस कलर से लिखा हूँ तो ध्यान रखना बच्चों, ड्रग्स आपने अगर लिया है, मेडिसिनल ड्रग्स, नॉट द ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ द आउट क्लियर, तो
तो मेडिसिनल ड्रग्स अगर आपने लिया है तो वो अगर आपके यूरिन से आउट हो रहा है तो आपको एहसास होगा कि यूरिन का कलर कुछ ज़्यादा पीलापन हो गया, आपने मल्टी ड्रग्स लिया है तो, क्योंकि वो यूरिन के साथ बाहर जा रहा है, बॉडी ने उसको वापस भेज दिया उसके साथ। आपने सपोज कोई अमोनिया प्रोडक्ट जैसे कि किसी तरह के फ्रूट्स लिए जिसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा है तो वो भी उसको बाहर निकाल देता है इस पार्ट में। हिपोरिक एसिड आपने लिया तो वो भी आपके यहाँ पर आ जाते हैं और ये सभी फिर यूरिन के रास्ते बाहर चले जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप दोबारा समझें और एकदम याद रखिए दिमाग में कि आपने ग्लूकोज, एमिनो एसिड इनको लिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में आ गया, वाटर वगैरह लिए थे, बॉडी में वापस आ रहा है, स्लाइट अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, ऑस्मोसिस के फॉर्म में, फ्रक्टोज आ गया वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में, सोडियम एंड पोटेशियम्स आ गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या इसमें सिंपल डिफ्यूज़न के रूप में भी कभी कभी ये आ सकते हैं, डिफ्यूज़न के फॉर्म में भी नीड करेगा, डिपेंड करेगा किस प्रकार की एक्टिविटी है। और अमोनिया, ड्रग्स एंड हिपोरिक एसिड आपके बॉडी में से इसके अंदर रिटर्न आ गया। अब ध्यान रखिए इतने सारे चीज होने के दौरान हम इसमें से यूरिन को पास आउट होते हुए यहाँ और यहाँ से बाहर और बाहर से बॉडी के एक्सक्रीटरी पाथ में होता हुआ एक्सक्रीट करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, लेकिन बहुत स्लाइट। मान लो कि यूरिन का कंसंट्रेशन 100% है तो 0.1% कंसंट्रेशन के रूप में यूरिया, क्योंकि यूरिया यूरिन के फॉर्म में आउट होगा तो जो यूरिया है वो भी आपके बॉडी में आ सकता है। ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा। यानी पीसीटी से बहुत ही कम मात्रा में यूरिया भी आ सकता है और ये सिंपल डिफ्यूज़न के रूप में आ जाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं आपको ये नहीं समझना है कि यूरिया आ गया, मतलब 100% में से 0.1% यूरिया ये आ गया, नेग्लिजिबल। तो थोड़े बहुत यूरिया आना है, क्योंकि यूरिया को ही तो इस बॉडी से बाहर निकालना है। तो क्या क्या देखा, ठीक से पॉइंट आउट करें। पीसीटी के क्षेत्र में, दैट मीन्स इन द रीजन ऑफ द पीसीटी, व्हेन पासेस द different type of chemical that not the urine, that the chemical, and बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो हमारे लिए काम के हैं और ये केमिकल जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो जो हमारे बॉडी के लिए नीड है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए नीड है, वो रिटर्न हो रहा है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, फ्रक्टोज, सोडियम, पोटेशियम ये आ रहे हैं। मान लो हमारे बॉडी में पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पोटेशियम आपके बॉडी में से इसमें जा भी सकता है, दैट मीन्स पोटेशियम का वाइस वर्सा पाथ में फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू नीड, और यूरिया भी थोड़ी बहुत अमाउंट में आ सकते हैं। तो ये था आपका पीसीटी में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी आप बाहर भी आ रहा है और बाहर से अंदर भी जा रहा है, और इस रास्ते में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं जिनके थ्रू ये हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। अब ये इसकी तरह इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। डिसेंडिंग लिम्ब केबल और केबल वाटर के लिए परमिएबल है। मेरे शब्द पे ध्यान देना, केबल और केबल, ओनली एंड ओनली इट परमिएबल फॉर वाटर, दैट मीन्स डिसेंडिंग लिम्ब से केबल वाटर परमिएबल होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस रीजन में केमिकल्स नहीं है, इस रीजन में भी बहुत सारे केमिकल्स है, यूजफुल केमिकल्स है, इस रीजन में भी सोडियम है, लेकिन वो सभी केमिकल्स इस रीजन में से पास आउट तो हो रहे हैं लेकिन उस रीजन में से गुजर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जिस हिसाब से टिश्यू के फॉर्म में बना हुआ है वो इसमें परमिएबिलिटी शो नहीं करता। इसलिए केबल डिसेंडिंग लिम्ब यानी अवरोही नलिका से केबल H2O हमारे बॉडी के सेल में आएगा और इस जगह पे परमेबिलिटी केबल और केबल वाटर का होगा। यानी इसमें केबल शब्द का प्रयोग करोगे, ओनली शब्द का प्रयोग करोगे, यानी ओनली वाटर इज परमेबल इन द रीजन ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। अब देखो, अब जब ये जा रहा है असेंडिंग लिम्ब में तो वही खास बात, असेंडिंग की बनावट इससे अलग है। असेंडिंग की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो इस जगह पे जो काम होगा वो समय इसका फ्लो ऊपर की तरफ होगा और इसमें वाटर पार नहीं होगा, यानी इसमें से वाटर पार नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स असेंडिंग लिम्ब से वाटर इम्परमिएबल होते हैं, इम्परमिएबल
बल अपारगम्य, हिंदी में कहते हैं अपारगम्य। That means in the region of ascending limb, water is not passes from this part to this part or body part to inner part। किसी भी कंडीशन में न तो अंदर से बाहर न तो बाहर से अंदर किसी भी तरीके से वाटर इसमें पार नहीं करेगा। तो फिर सर इसमें क्या पार करेगा? इसमें तो मैंने कहा था कि डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मौजूद है, वो केमिकल्स यहां से गुजर रहे हैं। इन दैट टाइम इसमें से सोडियम क्लोराइड NaCl चला गया बॉडी में, बहुत नीड NaCl की। इस समय हो सकता है कि सोडियम Na+ के फॉर्म में अगर है तो सोडियम क्लोराइड के साथ नहीं है तो सोडियम के रूप में चला गया, या हो सकता है कि क्लोराइड अलग ही क्लोराइड आयन के फॉर्म में चला गया, या हो सकता है कि इस रीजन में से बहुत बार NaCl पार आउट हो रहे हैं, यानी आयनिक एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन इस रीजन से किसी भी कंडीशन में वाटर पार नहीं होगा। और डिसेंडिंग लिम्ब में किसी भी कंडीशन में इसमें वाटर जो है वो पार होगा, बाकी केमिकल नहीं। एक बात और बता दूं, यही क्लियर कर लो, एसेंडिंग जो होता है थिक और थिन दो पार्ट में है, दोनों के दोनों पार्ट आयन के लिए परमेएबल होते हैं और वाटर के लिए इम्परमेएबल होते हैं। ठीक है, अब जो है केमिकल पहुंच गया यहां से DCT में, और DCT में पहुंचने के बाद आपके शरीर के लिए, आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, आपके मसल्स के वर्क के लिए सबसे ज्यादा नीड है सोडियम का। और अंतिम रूप से इसके बाद फिर सोडियम का कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता, अंतिम रूप से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन DCT से होगा। ये कई बार नीट में आ चुके हैं और ये टर्म याद रखना, अंतिम बार, यानी मेरे शब्दों पे ध्यान दो। पूछा जाता है क्वेश्चन कि DCT में अंतिम रूप से कौन से आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा? आंसर रखना है सोडियम। Which ion finally reabsorb in the region of DCT? The answer is sodium lastly, यानी अंतिम रूप से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये बॉडी में चला जाएगा। और इस समय यहां से सोडियम के अलावा क्लोराइड आयन भी हमारे बॉडी में जा सकते हैं, और इसके अलावा थोड़ी बहुत अमाउंट में वाटर भी हमारे बॉडी में जा सकते हैं। अब हमारा बॉडी से इसके अंदर क्या जाएगा? बॉडी से इसके अंदर जा सकता है बाइकार्बोनेट HCO3- आयन। ये अगर हमारे बॉडी में CO2 ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट करके देखा था, बाइकार्बोनेट बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं अधिक लेवल में तो ये यहाँ से इस DCT के रीजन में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए पोटेशियम आयन ज़्यादा है तो पोटेशियम आयन भी जाएंगे, अगर अमोनिया ज़्यादा है तो अमोनिया भी जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आपको देखना है कि अगर हमारे पास DCT से सवाल आए तो DCT ऑल्सो हेल्पफुल टू आयनिक एक्सचेंज। DCT से सोडियम, DCT से क्लोरीन, DCT से वाटर बॉडी के सेल में जा रहे हैं, और बॉडी सेल से DCT में क्या जा रहा है? तो बाइकार्बोनेट। अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम, और अमोनिया ज़्यादा है तो अमोनिया इसके अंदर रिटर्न हो रहे हैं, और ये फिर यूरिन के रास्ते बाहर जाएगा। और लास्ट आ गया कलेक्टिंग डक्ट। पूछा जाता है कि कलेक्टिंग डक्ट से जब ये पास आउट होगा, कोई केमिकल रह गया तो रह गया, अब वो यूरिन से बाहर जाएगा, लेकिन हमारे बॉडी के लिए वाटर की बहुत नीड है, तो जब ये यहाँ से जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट में से केवल और केवल वाटर जो होता है ये परमेएबल होता है और बॉडी में आ जाता है। यानी कलेक्टिंग डक्ट से वाटर जो होगा ये बॉडी सेल में आ जाएगा, और ओनली वाटर का परमेबिलिटी होगा। तो ओनली शब्द का यूज कर रहा हूँ वाटर के लिए, यानी कलेक्टिंग डक्ट संग्राहक नलिका में से वाटर बॉडी में आ सकते हैं। तो बच्चों ये आप एक बार एक एक पॉइंट वाइज पढ़ें, अदरवाइज एक साथ जाके आपको डिफिकल्टीज क्रिएट होंगे। और इस तरह से PCT में कौन कौन से केमिकल्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्ब से क्या आ रहे हैं, एसेंडिंग लिम्ब से क्या आ रहे हैं, DCT से क्या आ रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखें। फिर से बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारा हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है ग्लूकोज एमिनो एसिड, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आना है। अगर PCT से आ रहा है तो ग्लूकोज एमिनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, वाटर ऑस्मोसिस के फॉर्म में आ रहे हैं, फ्रक्टोज अगर है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में आएंगे। सोडियम 70%, पोटेशियम 75%,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएंगे। अगर वो नीड नहीं है, नॉर्मल है, तो डिफ्यूज़न के फॉर्म में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ड्रग्स हमारे बॉडी से में अगर है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, अमोनिया है तो आ जाएगा, हिपोरिक एसिड है तो आ जाएगा, ये सब इस रीजन पे आ जाएंगे। और याद रखना डिसेंडिंग लिम्ब केवल और केवल वाटर के लिए परमेबल होगा। इसमें आयन गुजर रहे हैं लेकिन आयन परमेबल नहीं हो सकते। और इस असेंडिंग लिम्ब में केवल आयनिक फॉर्म जैसे सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम और सेपरेटली, क्लोराइड सेपरेटली पासेस आउट बट नेवर पासेस इन द वाटर, यानी इस रीजन से वाटर पार नहीं हो सकते। यानी इसमें से आप लिख सकते हो कि असेंडिंग लिम्ब से वाटर इम्परमेबल होते हैं, इम्परमेबल, यानी वाटर इसमें से इम्परमेबल होगा, ये लिख दिया है मैंने H2O इम्परमेबल अपारगम में। उसके बाद इसमें DCT के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अंतिम रूप से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्लोराइड आयन आ सकते हैं, वाटर है तो वाटर आ सकता है, और ये बॉडी में से अमोनिया अंदर आ सकता है, बॉडी में से DCT के रीजन पे बाइकार्बोनेट आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है, एक्सेट्रा। और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से वाटर हमारे बॉडी में आएगा। और इस दौरान कलेक्टिंग डक्ट में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी दे कि कलेक्टिंग डक्ट में कोई केमिकल है और वो केमिकल बहुत यूज़फुल केमिकल है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है तो भी वो यूरिन के रास्ते बाहर जाएगा, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट से अब केवल वाटर का ही रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो ये था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, excretory system generally related to some special part to excrete urine. At first we explain some term, after that we explain the urine formation process. Now we explain the some term. At first vasa recta, this is the most important term, and this type of term is generally always create many type of question in NEET exam. Vasa recta, student, we draw only the part we need. You know, this is the cortex region and this is the medulla region in kidney. In the medulla region found a U-shaped tube, slight fold, and this tube is called Henle's loop. This part is slightly broader and this U type of tube is known as Henle's loop. And you know, in this part, this tube is called as descending limb, and in this part is called as ascending limb. Students, you know, the circulatory liquid passes when in this part, then the flow of the liquid part is up to down, and when liquid passes from this path, then liquid flow from down to up. That means the flow of the liquid of this two limb, descending and ascending, is opposite. One is up to down, another is down to up, and it supports to counter current flow. And you know, efferent arteriole when arises and form the tubular circulation, in that time a blood tube, that is just, you know, many surrounding form, but I openly draw the blood tube. That blood tube found just parallel to this Henle's loop, and we draw the double layer form, complete structure. Okay, that means this is the blood blood tube. Write down simple, there is the blood tube, not artery, not vein, it is a different form, but simply you know, write down the blood tube. Students, in the blood tube, the flow of the blood
is just opposite in that ascending and descending. That means in ascending limb up to down, and in descending limb up to down, and in ascending limb down to up flow. But in the blood related to this Henle's loop, the flow is up to down, after that down to up. That means in this system they also support the counter current flow, because one flow is up to down, another flow is down to up, vice versa flow in the other tube, and this type of tube is continuously and exchange of the different nutrient material from in this region. That means the blood tube, when the hyper condition, they excrete some conditional part from this to Henle's loop, and when Henle's loop the necessary component, necessary liquid and necessary ions like the H2O, sodium chloride, etc., from this part to this part. So, exchange of the different nutrient and ionic material in this region, and this is called vasa recta. That means the blood tube parallel to Henle's loop, the blood tube parallel to Henle's loop and support counter current flow called vasa recta. And student, you know two types of nephron present in kidney. One is called as cortical nephron, another is called as juxtamedullary nephron, and vasa recta present in juxtamedullary nephron. That means vasa recta present in juxtamedullary nephron. It is present and it is very important part to counter current flow and also maintain the nutrient material in our body and help to excretion of the urine. Now, second term is macula densa. Second term is macula densa. Student, this type of term is most important because many type of question create with the help of this term. So, understand what is the meaning of macula densa. This is, suppose we draw the necessary part, this is the collecting duct and this is the DCT. I not draw the whole part, only the need. This is the DCT, distal convoluted tubule, and this is collecting duct. In this region, the blood capillary also attach in this region. This is blood tube and this blood tube attach with DCT, touch with DCT. When we draw the structure of the complete form, then suppose this is the DCT, and you know DCT form with the help of a specified tissue, that name is cuboidal epithelial tissue, and small villi also present. This is the epithelial tissue, you say also epithelium. This is the transverse section of DCT, and this structure is transverse section of the blood tube, and this tube also formed with the help of epithelial tissue. Now, when blood tube touch DCT, only touching point, the cells have to swell up and very big sapped, and they have to pink colored
That means in the touching position of the DCT, the cells or tissue in the epithelial tissue have to swell up, and this is pink colored, and this swell up tissue is known as macula densa. That means when blood tube touch the region of DCT, then inner tissue of DCT swell up and pink colored, called macula densa, and this macula densa is very important to urine filtration and maintenance of the excretion and different forms. So, macula densa is helpful, and macula densa is generally maintain the concentration of the urine formation, and this macula densa form inside the DCT. Now, juxtaglomerular cell, this region is the blood tube and this region is called as DCT. The DCT swell up in the junction of blood tube is called macula densa, and the blood tube also swell up after macula densa formation. That means in the macula densa region, the touching point of the blood tube inner region also swell up. This swell up part is called as juxtaglomerular cell. That means the blood tube, the inner region of the blood tube in the part of macula densa swell up, and this swell up, this is the macula densa, and this region is called as swell part of the blood tube, and this region of the blood tube, the swell up region, is called as juxtaglomerular cell. Okay, that means after macula densa formation, the blood tube region also swell up in the part of upper part of touching part of macula densa is called as juxtaglomerular cell, and juxtaglomerular cell and macula densa, these two are combinedly known as juxtaglomerular apparatus. So, student, you understand, when only the swelling part of blood tube we are talking about, then it means juxtaglomerular cell. But when we say that juxtaglomerular cell and macula densa combinedly known as, then it combinedly known as juxtaglomerular apparatus. That means you know 4 terms in that part. One is called vasa recta, the parallel blood tube in Henle's loop is called as vasa recta, counter current mechanism it helps. Second is macula densa, the swelling part of the epithelial tissue in DCT, in the touching point of blood tissue, blood tube is called as macula densa, and upper part of the macula densa, the blood tube region, the epithelial tissue also swell up, it called juxtaglomerular cell, and juxtaglomerular cell and macula densa combinedly known as juxtaglomerular apparatus. That means, student, in this term also support to urine filtration and mechanism of the urine formation, because urine filtration, or suppose you say that micturition, that means out of the urine is called micturition, and in this process this mechanism term also used, and when you understand what is the function of this type of structural part. Okay.